नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम समास को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को हम समास कहते हैं। यानी ऐसा संयोग एक तरह से कि दो या दो से अधिक केवल सार्थक, जिनके सार्थक अर्थ हो, ऐसे शब्द अगर हम जोड़ें और एक नया शब्द बनाया जाए तो उस मेल को हम समास कहते हैं। और इन शब्दों में क्या होता है कि किसी बीच के प्रत्यय का लोप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रेम सागर। तो प्रेम सागर क्या है, एक तरह से प्रेम सागर का अर्थ क्या है कि प्रेम का सागर। यानी अगर हम इस शब्द का अर्थ देखें तो इस शब्द का अर्थ हो गया प्रेम का सागर। अब प्रेम का सागर इसका अर्थ हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संबंध कारक जो इसमें है ये का प्रत्यय, तो का प्रत्यय का यहाँ पर लोप हो रहा है। तो का प्रत्यय का लोप हो रहा है, इस वजह से क्या है, प्रेम सागर एक स्वतंत्र शब्द बना। और प्रेम सागर क्या है, एक सामासिक शब्द है। इसलिए इस तरह के संयोग को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे समास के भी। तो समास जो है कुल 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से सबसे पहला जो समास है अव्ययी भाव समास। ठीक से ध्यान रखना है कि 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो एक एक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास हम किसे कहेंगे, ऐसा समास जिस समास का पहला पद अव्यय हो। ये अवयव नहीं है, अव्यय, जिसका पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पहला पद जिसका अव्यय हो। और ट्रिक पहचानने की आपने ध्यान रखनी है कि पहला पद हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आ जन्म, आ प्लस जन्म, आमरण, आ प्लस मरण, यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। तो यहाँ पर क्या है, पहला पद इसका आपको हमेशा छोटा देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आ जन्म यानी जन्म से लेकर आजन्म हो गया, आमरण मरण तक। ऐसे यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब क्या हो गया कि शक्ति के अनुसार। ऐसे ही प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रत्येक शब्द हैं इनमें जो पहला पद है, पहला पद इनका अव्यय है। यानी ये अ भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, यथा भी अव्यय है, प्रति भी एक अव्यय है। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है यानी एक ही शब्द अगर कई बार आए यानी पुनरुक्त हो तो भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, हाथों हाथ, तो हाथ प्लस हाथ, रातों रात, दिनों दिन, इन सब में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ऐसे ही अगर घर घर भी है तो उसमें भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। घर घर है ना, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है दूसरा प्रकार है हमारे पास तत्पुरुष समास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या है, इस समास में क्या होगा, दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यानी इनमें क्या होता है, अधिकतर पहला पद जो होता है वो या तो आपका संज्ञा देखने को मिलेगा, संज्ञा, या फिर विशेषण देखने को मिलेगा। तो पहला पद या तो अधिकतर संज्ञा या फिर विशेषण आपको देखने को मिलता है किसमें, तत्पुरुष समास में। तो इसमें क्या होता है, बीच में संबोधन कारक जुड़े होते हैं। कारक हमने पढ़े थे पहले वीडियो में हिंदी के, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देख लें। तो तत्पुरुष समास में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कारक चिन्हों का या कारक शब्दों का यहाँ पर लोप होता है। तो जैसे का हो गया, का कोई शब्द है, इसका बीच में लोप हो जाएगा, तो इस तरह से तत्पुरुष समास होता है। यानी एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। ध्यान, यहाँ पे ट्रिक क्या ध्यान रखनी है कि इसका दूसरा पद छोटा होता है। अव्ययी भाव का पहला पद छोटा होता है और तत्पुरुष समास का दूसरा पद छोटा होता है। ठीक, जैसे उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। तो यश को प्राप्त, तो ये देखिए बीच में क्या हो रहा है, को का लोप हो रहा है, कारक का लोप हो रहा है। ऐसे ही विद्यालय, विद्या के लिए घर, तो यहाँ पर के लिए का लोप हो रहा है। राजकुमार, राजा का कुमार, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, का लोप हो रहा है। ऐसे ही अगर हो धर्म ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ क्या होगा, धर्म का ग्रंथ, तो का यहाँ भी लोप हो जाएगा, धर्म ग्रंथ हो गया। रचनाकार, रचना को करने वाला, तो रचनाकार में भी क्या हो जाएगा। अब क्या होता है कि इन विभक्तियों के अनुसार जिनका लोप हो रहा है, उन विभक्तियों के अनुसार
तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और वो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहला भेद देखते हैं यहाँ पर। तत्पुरुष समास सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष क्या होता है, इस प्रकार के समास में हमेशा क्या होता है, कर्म कारक विभक्ति, यानी कर्म कारक विभक्ति क्या है, को का लोप होता है। तो ये तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, को का लोप होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो क्या हो रहा है, को का लोप हो रहा है। ऐसे ही अगर और उदाहरण बताऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे गगनचुंबी, तो गगनचुंबी, तो गगनचुंबी में भी क्या हो रहा है, को का लोप हो रहा है, गगन को चूमने वाला। ऐसे ही जेब कतरा हो जाएगा, जेब को कतरने वाला, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। तो को का जहाँ भी लोप होगा, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, यानी क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी को का लोप होगा वो कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दूसरा देखिए करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या है कि से या के द्वारा का लोप होता है। अगर आपको वो टेबल अगर कारक चिन्ह वाली याद हो, कारक विभक्ति वाली याद हो, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा कर्म तत्पुरुष है, कौन सा करण तत्पुरुष है। अब करण तत्पुरुष में देखिए से या फिर के द्वारा का लोप होता है करण तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे भयभीत, भय से भीत। ऐसे ही तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ पर से और द्वारा का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो से और द्वारा का लोप हो रहा है, इसलिए कौन सा समास है, करण तत्पुरुष है। ऐसे ही और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे शोकग्रस्त, तो शोकग्रस्त क्या होगा, शोक से ग्रस्त, तो से का लोप हो रहा है यहाँ पर भी। ऐसे ही तुलसीकृत हो गया, या फिर सूर्य रचित हो गया, तो सूर्य द्वारा रचित हो जाएगा। ऐसे ही करुणा पूर्ण हो गया, करुणा से पूर्ण हो गया। ये सारे क्या हो गए, करण तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या है, यहाँ पर किसका लोप होता है, के लिए का लोप होता है। तो संप्रदान में के लिए का लोप होता है, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, के लिए का लोप हो रहा है। ऐसे ही जैसे विधानसभा हो गया, यानी क्या हो जाएगा, विधान के लिए सभा, तो विधानसभा में भी क्या हो रहा है, के लिए का लोप हो रहा है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, जैसे गौशाला, गौशाला, तो गौशाला क्या हो जाएगा, गौ के लिए शाला, यानी गौ के लिए घर एक तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ भी के लिए का लोप होगा। तो के लिए का लोप जहाँ भी होगा वहाँ पर कौन सा तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला और महत्वपूर्ण है चौथा, अपादान तत्पुरुष। इसमें से का लोप होता है, लेकिन ये से आपको बताएगा अलग होने के लिए। ये से का प्रयोग किसी चीज़ से अलग होने के लिए, यानी जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, धनहीन, धन से हीन, तो जहाँ पर भी अलग होने का या विभक्त होने का भाव जहाँ पर उत्पन्न हो, उसे अपादान कारक, जो हमने पढ़ा था अपादान कारक, उसका अगर बोध हो रहा हो, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, ये किस तरह का समास है, अपादान तत्पुरुष समास है। तो अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है, से विभक्ति का लोप होता है और इसका अर्थ यहाँ पर अलग होना होता है। जैसे धनहीन हो गया, जलहीन हो गया, तो जलहीन क्या हो गया, जल से हीन हो गया। ऐसे ही दोष मुक्त हो गया, दोष से मुक्त हो गया। गुणहीन हो गया, तो गुण से हीन हो गया। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या, कि का के की का लोप होता है। जहाँ पर भी का के की का लोप होता है वो क्या है, संबंध तत्पुरुष। और ये का के की क्या है, वो संबंध बताने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, देशवासी, देश का वासी, घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, तो ये क्या हो गया, इसके उदाहरण हो गया। ऐसे ही राजभवन, राजभवन क्या हो जाएगा, राजा का भवन, तो राजभवन हो गया, ये भी एक उदाहरण हो गया इसका संबंध तत्पुरुष का। ऐसे ही सभापति हो जाएगा, सभा का पति, तो सभापति हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, का के की का लोप होगा और ये क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे। जैसे देशवासी में देश का वासी, तो देश से संबंध बता रहे हैं, घोड़े की दौड़, घोड़े से संबंध बताए, तो यहाँ पर क्या होगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। आसान है पहचानना। अगला हमारे पास है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर में पर का लोप होता है, में का लोप होगा या फिर पर का लोप होगा। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ऐसे ही और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ग्रामवास, तो ग्रामवास, तो ग्रामवास में क्या हो जाएगा, ग्राम में वास। ऐसे ही नरोत्तम, नरोत्तम क्या होता है, नरों में उत्तम, तो में का लोप होगा। तो इस तरह के जो जहाँ पर में और पर का लोप होता है वो कहलाते हैं अधिकरण तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास जो है वो है कर्मधारय समास। तीसरा और महत्वपूर्ण है। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय में का संबंध होता है, उसे
क्रमधारय समास कहते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, यानी दूसरा वाला पद इसका प्रधान होगा, और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होगा। यानी दोनों पदों में एक क्या होगा, विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा, या एक उपमान होगा और दूसरा उपमेय होगा। तो उससे क्या कहते हैं, हम क्रमधारय समास कहते हैं। ट्रिक में ध्यान रखना है कि विग्रह करने पर मध्य में है जो या फिर के समान, यानी ये दो शब्द आएंगे, है जो या के समान आएंगे, तो वहां पर क्या होगा, क्रमधारय समास होगा। तो है जो या जो है के और के समान जहां पर आएगा। अब देखिए, जैसे उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण क्या है, नील कमल, नीला है जो कमल, तो है जो शब्द आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। है चरण कमल, तो चरण कमल में क्या है, कमल के समान चरण, तो कमल के समान का लोप हो रहा है। ऐसे ही काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ऐसे ही नरसिंह, सिंह के समान नर, सिंह के समान नर। तो ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी विग्रह करेंगे तो या तो है जो आएगा या फिर के समान आते हैं। जैसे नील कमल हो गया, नीला है जो कमल, पीतांबर हो गया, पीला है जो अंबर। तो इस तरह से ऐसे समास जो है कर्मधारय समास कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो है वो है महत्वपूर्ण है द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानना बहुत आसान होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास कहते हैं। तो अगर पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, तो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ट्रिक यही ध्यान रखनी है कि प्रथम पद हमेशा क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो जैसे देख सकते हैं उदाहरण, यहाँ पर देख सकते हैं द्विगु समास के उदाहरण, जैसे दो राह, दो राहों का समूह। तो पहला पद क्या है, यहाँ पर संख्यावाचक है, तो पहला पद यहाँ पर संख्यावाचक है, इसलिए क्या हो गया, ये एक तरह से द्विगु समास हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, ये भी क्या है, द्विगु समास हो गया। ऐसे ही पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह, तो ये क्या हो जाएगा, पंचवटी। ऐसे ही अगला जो है नवरत्न, तो यहाँ पर भी क्या है, नौ रत्नों का समूह, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में आपको ये ध्यान रखना है, द्वंद्व समास जो है वो उसमें सिर्फ एक सिंपल चीज़ है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर क्या होता है, और तथा या तो और आएगा या तथा आएगा या फिर या आएगा, अथवा लगता है या अथवा भी आएगा, तो क्या तो द्वंद्व समास कहलाता है। तो इसमें खास बात ये है कि द्वंद्व समास में अक्सर आप देखेंगे कि एक तो हाइफन का प्रयोग होता है, यानी डैश लगा होता है दोनों के बीच में। और ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे अर्थ वाले दोनों शब्द होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा द्वंद्व समास होगा। तो यानी मैंने कहा कि एक तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, हाइफन जिसको हम बोलते हैं, तो एक तो योजक चिन्ह का उपयोग होता है, और दोनों पदों के बीच में क्या संबंध होता है, एक दूसरे के उल्टे वो होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए अच्छा बुरा, तो अच्छा या बुरा, तो बीच में क्या आ रहा है, या आ रहा है। ऐसे ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। ऐसे ही देश विदेश, देश या विदेश, दिन रात, दिन या रात, धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। ऐसे ही और भी आएगा, जैसे राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। ऐसे ही ऊंच नीच, ऊंच ऊंच और नीच। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है बहुब्रीहि समास, और अंतिम ये समास का प्रकार है बहुब्रीहि समास, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुब्रीहि समास में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी सभी पद जो उसके होंगे उनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद को मिलाकर जो तीसरा पद बनता है उसकी ओर वो संकेत करते हैं, तो ऐसा समास हमारा क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। ध्यान में रखना, ट्रिक देखिए, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, यानी दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा बल्कि कुछ अलग ही अर्थ निकलेगा, यानी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके, इसके लिए रावण के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, कृष्णा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। चतुर्भुज, 4 मुख हैं जिसके, तो किसके लिए, ब्रह्मा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो वहाँ पर क्या हो गया, गणेश के लिए। अब चतुर्भुज में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चतुर्भुज जो शब्द आएगा इसमें क्या है, 4 चतुर्मुख है, वो 4 मुख भी आएगा, तो पहला पद जो है यहाँ पर संख्यावाची भी है, तो इसलिए ये द्विगु समास का भी उदाहरण है। तो द्विगु और बहुब्रीहि दोनों समास का ये उदाहरण है, क्योंकि चतुर्मुख जो है 4 है मुख जिसके, ब्रह्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ऐसे ही और भी हो सकते हैं, जैसे महावीर, महान, महान
महान वीर है जो, तो हनुमान के लिए प्रयोग करते हैं महावीर। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो शिव जी के लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी कोई तीसरा तीसरा अर्थ आता हो तो वो क्या कहलाता है, या वहाँ पर क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। तो थोड़ा सा कुछ बातें जो है ध्यान रखने वाली, एक तो क्रमधारय और बहुब्रीहि समास में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे क्रमधारय समास में क्या होता है कि क्रमधारय समास में हमेशा क्या होता है कि एक पद विशेषण अथवा उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य और उपमेय होता है। उपमान उपमेय हमने पढ़ा था वहाँ पर कि एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। और या हम सिंपल बोल सकते हैं कि एक पद जो है विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे अगर हम नीलकंठ में देखें तो नील क्या है, नील तो उपमान है और कंठ क्या है, एक तरह से उपमेय है। तो कंठ एक यानी ये विशेषण है और ये विशेष्य है, कंठ क्या है, विशेष्य है। ऐसे ही चरण कमल में चरण और कमल। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या होगा, समस्त पद ही किसी संख्या के विशेषण का कार्य करते हैं। अब देखिए जैसे नीलकंठ में, नीलकंठ आपका अगर क्रमधारय समास के अंदर आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये विशेषण है और ये विशेष्य है। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या होगा, नीलकंठ का मतलब नीला है कंठ जिसका, सीधे वो शिव के लिए, तीसरे के लिए प्रयोग हो रहा है। तो नीलकंठ जो है अगर क्रमधारय समास में है तो नीला है जो कंठ, और अगर बहुब्रीहि समास में है तो नीला है कंठ जिसका। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है एक चीज़। और दूसरी बात जो है वो ये ध्यान रखनी है कि अगर द्विगु और बहुब्रीहि समास में, तो द्विगु और बहुब्रीहि समास का मैंने चतुर्भुज आपको उदाहरण बता दिया। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए, तो हमने सारे के सारे समास डिस्कस किए और महत्वपूर्ण ट्रिक्स हमने देखी इनको याद करने की कि कैसे आप समझ सकते हैं और कैसे आसानी से समास को पहचान सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कक्षा पसंद आई होगी। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ वीडियो को। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।